नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत के पड़ोसी देशों ने अपने विकास का फंडा भारत विरोध से जोड़ दिया है। इन्हें लगता है कि वे जितना भारत को परेशान करेंगे, ड्रैगन उन पर उतना ही खुश होगा। मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान ने यही नीति अपनाई है। म्यांमार, बांग्लादेश ने भी इसी नक्शे कदम पर चलने की कोशिशें की, पर वह भूल गए कि चीन बिना मतलब के ना कुछ देता है और ना ही कुछ लेता है। उसका एक ही लक्ष्य है, चीन के विस्तारवाद का प्रसार करना और दुनिया पर एक छत्र शासन का मंसूबा पूरा करना। इसी नीति के तहत उसने पाकिस्तान और नेपाल को कर्ज के ऐसे दलदल में फंस दिया है जहां से निकलने में सदियां गुजर जाएगी, वह भी तब जबकि वह अभी से संभलने पर विचार करे। मालदीव के बच जाने की इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि भारत उसके साथ खड़ा है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान का तो अब चीन ही मालिक है। साल 2018 तक जबकि मालदीव में इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार नहीं बनी थी, यह मुल्क भारत विरोध का बड़ा केंद्र बन चुका था। 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने चीन से समझौता करके उसे हिंद महासागर में खुला निमंत्रण दे दिया। यामीन ने चीन को एक साथ 16 द्वीप लीज पर दिए और अरबों रुपए प्राप्त कर लिए। बड़ी बात यह है कि फायदू फिनोलू समेत 16 द्वीपों को बिना किसी टेंडर के चीन के हाथों सौंप दिया गया। अब्दुल्ला यामीन ने अपने कार्यकाल में तमाम ऐसे फैसले लिए जिससे भारत विचलित हो सकता था। ऐसा करके वह चीन से कर्ज के साथ रिश्वत भी वसूल कर रहे थे। यूं भी चीन की नीति उन देशों में ज्यादा कारगर रहती है जहां सत्ता के शीर्ष में भ्रष्टाचार हावी होता है। 2018 के चुनाव में चाइना आउट कैंपेन चला और यामीन सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता की बागडोर राष्ट्रपति सोली के हाथों में आ गई। जिस देश में कभी चीन की तूती बोल रही थी, वहां पर चीन के पैर उखाड़ने का अभियान चलने लगा। इसमें चौंकाने वाली बात यही हुई कि जिस देश ने भारत विरोध और भारत को खतरे में डालकर अपना अस्तित्व खड़ा किया था, वही भारत के आगे मदद के लिए गिड़गिड़ाने लगा। यानी अब चीन से बचाने के लिए भारत से मदद की गुहारें शुरू हो गई। मालदीव को बचाने के लिए पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में $1 अरब 40 करोड़ यानी 10,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। इससे मालदीव को चीन के कर्ज के चंगुल से बचा लिया गया। जानकर हैरानी होगी कि आज की घड़ी मालदीव पर $1 अरब 40 करोड़ का चीनी कर्ज है। हैरानी इसलिए कि मालदीव की जीडीपी ही महज $5 अरब 70 करोड़ की है। आज एक बार फिर से मालदीव मुश्किलों में आ गया है। चीन ने उस पर दबाव बढ़ाने के लिए आसान शर्तों पर दिए गए ऋण की ब्याज की दर 1.5% से बढ़ाकर 2% कर दी है। वही सरकार की गारंटी पर दिए गए कर्ज के ब्याज की दर 6% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है। केवल इतना ही नहीं, चीन ने उसे $1 करोड़ का कर्ज लौटाने का नोटिस भी थमा दिया है। मालदीव के लिए $1 करोड़ यानी 74 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है। इस देश की अर्थव्यवस्था में 28% हिस्सेदारी पर्यटन की है, मगर कोरोना संकट के चलते वह भी 26% नीचे आ गई है। ऐसे में सिवाय भारत के आगे गिड़गिड़ाने के उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। पर भारत भी इन पड़ोसी देशों की मानसिकता को भली भांति समझने लगा है। ये देश एक गिरगिट के अवतारी रूपी मतलब प्रस्थ राष्ट्र हैं। इनकी दृष्टि में भारत एक भोला मुल्क है जिससे बहलाना इन्हें आसान लगता है। लेकिन वर्तमान हालात में भारत की नीति बहुत बदल चुकी है। ऐसे देशों की निस्वार्थ मदद के हर चैप्टर पर क्रॉस का निशान खींच दिया गया है। अब भारत मदद जरूर करता है, पर इन्हें भारत के प्रति वफादारी भी साबित करनी पड़ती है। मोदी की यही विदेश कूटनीति शानदार है। मालदीव को भारत के प्रति अपनी वफादारी दिखाने के लिए चीन के साथ हिंद महासागर में ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला बनाने की संधि रद्द करनी पड़ेगी। साथ ही यामीन सरकार द्वारा 2017 में चीन के साथ किया गया मारव बंदरगाह पर समझौता भी खत्म करना पड़ेगा। मालदीव के इस बंदरगाह पर चीन नौसेना बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इससे भारत को कहीं ना कहीं बड़ा खतरा हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 दिन चले पर 2.5 कोस तक भी नहीं पहुंच पाए। कुछ तो ऐसे रहे कि एक ही जगह पर चक्कर काट रहे हैं। इनमें पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क है जिसका चीन के अलावा कोई भी वारिस नहीं है, यानी इसके चीन के गुलाम बनने की कोई भी गारंटी ले सकता है। चीन की नीति मालदीव हो या नेपाल, जिबूती हो या पाकिस्तान, सभी के लिए एक समान है। वैसे भी बेईमानी के धंधे में बेईमानी की गुंजाइश भी बहुत कम रहती है। नेपाल ने भी इसी बेईमान ग्रुप का हिस्सा बनकर अपनी तरक्की के ख्वाब पाल लिए हैं। उसने भी मालदीव, पाकिस्तान की नीति को अंगीकार किया है और भारत को परेशान करने का फंडा अपनाकर चीन की पीठ पर मक्खन लगाने की नीति अपनाई है। खास बात यह है कि वह चीन के कर्ज के जाल में फंस चुका है। नेपाल में पीएम केपी शर्मा ओली के बाद कोई ईमानदार सरकार आएगी तो उसे भी सोली की तरह भारत के आगे ही गुहार लगानी पड़ेगी, मगर तब तक भारत बहुत अधिक सतर्क हो चुका होगा और भावनात्मक रिश्ते रणनीतिक स्वार्थों में तब्दील हो चुके होंगे।
जहां भारत की शर्तें मानने के अलावा नेपाल के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बच पाएगा। चीन के कर्ज तले दबे 8 देशों की हालत पस्त पड़ती जा रही है। दक्षिण एशिया में 4 देश पूरी तरह से चीन के कर्ज से दम तोड़ रहे हैं। इनमें पाकिस्तान पहले नंबर पर है, तो उसके बाद श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की बारी आती है। लाओस ने पिछले हफ्ते ही कर्ज न चुका पाने के चलते अपना बिजली संयंत्र चीनी कंपनियों को सौंप दिया है। इसके अलावा किर्गिस्तान, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो और तजाकिस्तान भी चीन के सामने औंधे मुंह पड़े हैं। मजे की बात यह है कि इनमें आधे से ज्यादा मुल्ला मुल्क हैं, जिन्हें मूर्ख बनाना चीन के लिए और भी आसान हो जाता है। इन देशों में व्याप्त भ्रष्टाचार और सत्ता संघर्ष का यह साम्यवादी मुल्क फायदा उठा लेता है। साल 2018 में नेपाली प्रधानमंत्री ओली ने चीन की यात्रा की थी। उसके बाद से दोनों देशों में खिचड़ी पकनी शुरू हुई। साल 2006 तक नेपाल के आंतरिक मामलों में भारत की निर्णायक हैसियत होती थी, लेकिन अब वो अतीत की बात बन चुकी है। नेपाल पूरी तरह चीनी फंदे में फंस गया है। नेपाल ने मार्च 2018 में ही भारत को चिढ़ाने और चीन को खुश करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम शाहिद खाकान अब्बासी का अपने देश में जोरदार स्वागत किया था। इसमें आश्चर्य की बात यही है कि ओली के सत्ता संभालने के बाद पाक पीएम नेपाल पहुंचने वाले पहले राष्ट्र प्रमुख थे। यह स्वागत उस वक्त हुआ था जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल पटरी से नीचे उतरे हुए थे। नेपाल की आर्थिक स्थिति जिस तरह से चरमरा रही है, उससे संकेत मिलने लगे हैं कि यहां पर चीन का असर हो चुका है। नेपाल सरकार ने विदेश से इतना कर्ज लिया है कि देश के हर नागरिक पर 44,892 रुपए का कर्ज चढ़ गया है। इसी साल जुलाई के मध्य तक नेपाल पर 134 अरब 67 करोड़ रुपए का कर्ज था, जबकि 733 अरब रुपए विदेशी कर्ज के रूप में है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें 150 अरब रुपए के लगभग चीनी कर्ज है, यानी तमाम विदेशी कर्ज में 20% के करीब नेपाल पर चीन का कर्ज लग चुका है। चीन ने 940 करोड़ रुपए की बड़ी रकम रेल प्रोजेक्ट के नाम पर नेपाल को दी है। इन देशों में चीन इसलिए निवेश नहीं कर रहा है कि वे भारत को कोसते नजर आते हैं। ऐसा ये देश सोच सकते हैं, पर चीन ऐसा कभी नहीं सोचता है। अगर भारत को कोसने वाली बात होती तो लाओस, मंगोलिया, जिबूती, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान में चीन कभी कर्ज नहीं देता। चीन केवल अपने विस्तारवाद और दुनिया को गुलाम बनाने की चालें चल रहा है। इन देशों के शासक भ्रष्ट और अनाड़ी किस्म के हैं, जिसका इस्तेमाल चीन अपने हित में आसानी से कर सकता है, और वह लगातार ऐसा कर भी रहा है। पर चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उसके इन मंसूबों में सबसे बड़ी बाधा सिर्फ भारत और अमेरिका है। शेष विश्व उसकी चालबाजियों से कोई सरोकार नहीं रखता है। भारत चीन का पड़ोसी है, जिसे चीन की इन हरकतों से संपूर्णता को खतरा है। यही वजह है कि भारत और अमेरिका चीन की साजिशों के खिलाफ एकजुट है। वे चीन के षड्यंत्र से बचाने के लिए ऐसे देशों को आगाह भी कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ अभियान भी चला रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, जहां तक संभव है ऐसे देशों की आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। मालदीव को चीन से बचाने के लिए भारत अमेरिका ने मिलकर मदद के प्रयास किए हैं, मगर बावजूद इसके कुछ देश चीन के जाल में फंसने से खुद को नहीं रोक पाए हैं। एक बड़ी वजह यही है कि चीन बड़ी आसानी और बिना गारंटी के कर्ज दे देता है। वह विश्व बैंक या IMF की तरह कड़ी शर्तें भी नहीं थोपता है, मगर उसके कर्ज का सूद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के मुकाबले 6 से 8 गुना अधिक होता है, जो आगे चलकर इन देशों के लिए जी का जंजाल बन जाता है। श्रीलंका, लाओस और जिबूती इसके जीवित उदाहरण है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।